स्वागत दोस्तों, आगे के आगे सामने मोतियों पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी चुनाव को बताएंगे दोस्तों। झारखंड के राज्यसभा के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद अब कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच में गठबंधन टूटने की कगार पर आ चुका है। दोस्तों बताएंगे कैसे कोई छोटे विधायक नहीं बल्कि मंत्री ने भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रची साजिश और सीधे तेजस्वी यादव से जोड़े जा रहे हैं तार। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और किस तरीके से गंभीर मामला सामने आया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर डीके शिव कुमार ने साबित कर दिया कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी कर्नाटका के अंदर कई दशकों तक सरकार चलाएगी। दोस्तों बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार ने बीजेपी और उसके सहयोगी जनता दल सेकुलर के 11 वोटों को कांग्रेस के पक्ष में करवा दिया। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आज राहुल गांधी के जन्मदिन पर कांग्रेस पार्टी हजारों नौकरियां बांटने जा रही है। दोस्तों बताएंगे इससे लेकर किस तरीके का बड़ा ऐलान और क्या है पूरा कार्यक्रम। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब समय आ चुका है जब कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि आरजेडी के साथ या आगे भविष्य की राजनीति की जा सकती है या अकेले मैदान में उतरकर नया रास्ता बनाना चाहिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही केवल गठबंधन का हिस्सा झारखंड में रहना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अब आरजेडी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी को बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बीते दिन झारखंड के राज्यसभा के चुनाव के लिए वोट डाले गए। दोस्तों ऐसे में 56 वोटों का समर्थन यानी 56 विधायकों का समर्थन इंडिया गठबंधन के पास था और आराम से इंडिया गठबंधन दोनों सीटें जीत रही थी दोस्तों। और कम से कम दूसरे प्रेफरेंस में तो मामला जाता, यानी 28 वोटों का आंकड़ा तो कांग्रेस पार्टी नहीं जुटा पाती, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उम्मीदवार को 28 से बढ़कर यानी 30 का आंकड़ा देना चाहती थी ताकि वो सुरक्षित रहे और बैद्यनाथ राम चुनाव जीत जाए। दोस्तों ऐसे में कांग्रेस पार्टी को 26 वोट तो मिलने थे और अगर 26 वोट मिलते और बीजेपी के निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को भी 24 ही वोट मिलते तो बाद दूसरे श्रेणी के मतों को देखा जाता, वोटों को देखा जाता और इंडिया गठबंधन के पास क्योंकि बहुमत था तो आराम से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहां पर जीत जाता दोस्तों। लेकिन मामला एकदम उल्टा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय बिजनेसमैन परिमल नाथवानी को 30 वोट मिल गया दोस्तों और केवल 24 का समर्थन बीजेपी के पास था, यानी 6 एक्स्ट्रा वोट इनको मिले हैं। कहने का मतलब आरजेडी के जो 4 विधायक थे दोस्तों, सीपीआई माले के जो 2 विधायक थे, यानी दोनों को मिलाकर 6 का आंकड़ा होता है। इन 6 के 6 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार परिमल नाथवानी को समर्थन कर दिया दोस्तों। और परिमल नाथवानी जिसके पास बीजेपी के 24 विधायकों का समर्थन था, 6 और एक्स्ट्रा मिलने के बाद 30 का आंकड़ा पहुंच गया और ये चुनाव जीत गए, क्योंकि 28 चाहिए था और 30 पहुंच गया तो कोटा पूरा हो गया। तो अगला यानी सेकंड प्रेफरेंस यानी द्वितीय श्रेणी के मतों की गिनती का तो मामला सामने आया ही नहीं दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को केवल 20 विधायकों का समर्थन मिला, जिसमें 16 कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने अपने प्रत्याशी प्रणव झा को वोट दिया, जबकि 4 विधायक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बचे हुए थे उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, यानी जेएमएम ने पूरी तरीके से कांग्रेस का समर्थन किया और कांग्रेस का एक विधायक भी इधर से उधर नहीं हुआ दोस्तों। लेकिन जो पीठ में छुरा मारना कहेंगे वो इन 2 पार्टियों ने किया है, एक तो राष्ट्रीय जनता दल ने, दूसरा सीपीआई माले ने दोस्तों। लेकिन झारखंड के अंदर जो सीपीआई माले है वो भी आरजेडी चलाती है, यानी बिहार से आरजेडी इन 2 पार्टियों को ऑपरेट करती है दोस्तों। इन 2 पार्टी के लोगों ने ही परिमल नाथवानी को समर्थन किया, यानी भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार को जितवा दिया, जबकि आराम से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार यहां पर जीत जाता दोस्तों। जेएमएम का तो जीत गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही बड़ी साजिश की गई है दोस्तों। इसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के समर्थकों का जोरदार तरीके से गुस्सा देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी से कहा जा रहा है कि अब इस मामले पर कठोर कार्रवाई करिए, आरजेडी के साथ रहकर हमको कोई फायदा नहीं है। यानी बिहार के अंदर आम जनता में कितना भी गुस्सा हो दोस्तों, आखिरकार बीजेपी के लोग केवल एक ही नैरेटिव के इर्द गिर्द चुनाव लड़ते हैं और वो जंगल राज का नैरेटिव है दोस्तों, जो आरजेडी के ऊपर लगा हुआ एक दाग है, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी को भी भारी नुकसान होता है। 2020 का चुनाव भी लगभग जीत के कगार पर पहुंच गए थे, इसके बावजूद आरजेडी को लेकर जो छवि है दोस्तों उस कारण से बहुमत नहीं मिला और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को भी भारी स्तर पर हो रहा है दोस्तों। और इसके पीछे जो एक सबसे बड़ा तर्क दिया गया है, जिससे सुनकर आप लोग भी बोलेंगे कि बिल्कुल सही है, अब गठबंधन तोड़ देना चाहिए दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि झारखंड के अंदर जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया है दोस्तों, उसमें एक कैबिनेट मंत्री का भी नाम आ रहा है, यानी झारखंड की सरकार में एक व्यक्ति कैबिनेट का मंत्री है। इसके बावजूद वो पार्टी के विरोध में जाकर, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है दोस्तों। सोचिए, सरकार का एक मंत्री जब बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दे रहा है तो वो तो सरकार भी खतरे में है और झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस मामले को सीरियस तरीके से लेना चाहिए। ऐसे में दोस्तों जिस कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ वोट डाला, यानी भाजपा को वोट डाला दोस्तों, उसके बारे में जब रिपोर्ट निकाला गया तो पता चला उसका नाम संजय यादव है, जो झारखंड के अंदर आरजेडी के कोटे से मंत्री है दोस्तों और तेजस्वी यादव के करीबी हैं। इनके बेटे रजनीश भारती बिहार के अंदर कहलगांव से आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के सामने इनको मैदान में उतार दिया गया था और कहलगांव वो सीट है जहां से कांग्रेस पार्टी हमेशा से चुनाव लड़ती आ रही है। इसके बावजूद आरजेडी ने यहां से झारखंड के मंत्री संजय यादव के बेटे को टिकट दिया था। इसका मतलब तेजस्वी यादव के कहने पर ही संजय यादव
यादव ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट डाला है, क्योंकि कोई कैबिनेट मंत्री किसी लालच में आकर तो वोट नहीं डाल सकता दोस्तों, क्योंकि वो पहले से ही कैबिनेट मंत्री है और अपनी ताकत एक रखता है और इससे बड़ा पावर उसको क्या दिया जाएगा। केंद्र में मंत्री तो बनाया नहीं जाएगा, तो फिर उसके लिए अगर राज्यसभा का भी ऑफर दिया जाए तो भी वो कम है। तो ऐसे में अगर कैबिनेट मंत्री पलटी मारकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ वोट देकर इंडिया गठबंधन को कमजोर कर रहा है, तो ये मामला केवल छोटे स्तर का या कुछ विधायकों का नहीं है दोस्तों, मामला दूर का है। और इसीलिए इस मुद्दे को जोड़कर लोग तेजस्वी यादव से मामले पर सफाई की मांग कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से कह रहे हैं कि अब बिहार को लेकर और खासकर आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर विचार करिए और आगे कदम उठाइए। अब समय आ चुका है आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर समीक्षा करने का। अगर आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा जनसुराज पार्टी के करीब वाली विचारधारा है और दोनों को साथ में मिलकर आगे बढ़ना चाहिए बिहार में, तो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में पत्रकार राजीव रंजन भी बोलते हैं कि कुर्सी से करेंसी, करेंसी से कुर्सी का खेल ऐसे चला कि रीढ़ की हड्डी खोखली होती चली गई, हल्के झटके भी टूट के स्वाभाविक कारण बन जा रहे हैं। साथ ही साथ कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अपने नेता के तौर पर डीके शिव कुमार को आगे किया, तो कई सारे लोग बोल रहे थे कि डीके शिव कुमार पार्टी को सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे दोस्तों, लेकिन डीके शिव कुमार क्योंकि लंबे समय से राजनीति में है और एक एक व्यक्ति को जानते हैं दोस्तों, तो डीके शिव कुमार वो काम कर रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा कर्नाटका के अंदर मजबूत होगी। और डीके शिव कुमार ने कांग्रेस पार्टी के एमएलसी को जिताने के लिए 11 बीजेपी के विधायक और जेडीएस के विधायकों को अपने पक्ष में वोट डलवाया दोस्तों। और ये ज्यादातर जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के गुटबाजी से नाराज विधायक है, जिसमें 2-3 विधायक ऐसे हैं जिसको बीजेपी से सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी बीजेपी के नेता यतींद्र येदियुरप्पा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से नाराज है। तो बीजेपी की गुटबाजी के कारण ये फूट हुई है दोस्तों और कांग्रेस पार्टी ने 7 में से 5 एमएलसी की सीट जीत ली है। और उससे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक तौर पर एक बड़ा फैसला लिया था डीके शिव कुमार को आगे करके, क्योंकि कांग्रेस को पता था कि राज्य के अंदर अगर दोबारा सरकार बनानी है तो एक पार्टी को कमजोर करना पड़ेगा और वो जेडीएस पार्टी है, क्योंकि जेडीएस पार्टी वोकालिका समुदाय के वोट के इर्द गिर्द राजनीति करती है दोस्तों। तो वोकालिका समुदाय के लोगों के लिए अगर कांग्रेस पार्टी एक विकल्प दे दे तो वो जेडीएस के साथ नहीं जाएंगे। और अब जो जेडीएस के विधायक है जो वोकालिका समुदाय के वोट से जीते हैं दोस्तों, उनको समझ में आ चुका है कि उनके सबसे बड़े नेता अब एचडी कुमारस्वामी नहीं है बल्कि डीके शिव कुमार है, जो खुद ही वोकालिका समुदाय से आते हैं दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक समीकरण को साध कर क्षेत्र के अंदर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इससे पता चलता है कि कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी का भविष्य डीके शिव कुमार है दोस्तों। और वैसे भी सिद्धरमैया ऐसे नेताओं में से नहीं है जो पार्टी के अंदर सेंधमारी करेंगे, वो पार्टी के एक मजबूत कार्यकर्ता के तौर पर भी काम करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि सिद्धरमैया की जगह पर डीके शिव कुमार को जिम्मेदारी देना कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा अच्छा फैसला लिया है और ये कर्नाटका के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के शासन की स्थापना सुनिश्चित करेगा। और वैसे भी दूसरी ओर देखें तो बीजेपी में गुटबाजी बहुत ज्यादा है दोस्तों। तो कर्नाटका कांग्रेस के लिए केवल अपने आप को एकजुट रखना ही काफी है सरकार में आने के लिए। और जनता के लिए इतने सारे 5 वादे जो किए थे वो सबके सब डिलीवर कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए वादे पूरे किए जा रहे हैं और संगठन को मजबूत किया जा रहा है और जातीय समीकरण को साधा जा रहा है। तो हर तरीके से कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर काम कर रही है। साथ ही साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आज राहुल गांधी का जन्मदिन है दोस्तों। ऐसे में कमेंट बॉक्स में राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई जरूर दीजिएगा। वहीं पर राहुल गांधी की बधाई का एक तरीका कांग्रेस पार्टी ने ढूंढा है दोस्तों, और वो तरीका यह है कि राहुल गांधी दिल्ली में आज अपने जन्मदिन का जश्न कार्यकर्ताओं के साथ मनाएंगे। और कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया है कि तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली के अंदर आज मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा, यानी रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। हजारों छात्रों को रजिस्ट्रेशन के लिए बुलाया गया है जो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पहुंच सकते हैं और रोजगार मेले का फायदा ले सकते हैं। रोजगार मेले में आएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे और इसके बाद इंटरव्यू होगा और हजारों बच्चों की जॉब लगाने का ये तरीका कांग्रेस पार्टी ने ढूंढा है दोस्तों। अलग अलग कंपनियों से बातचीत करते हुए ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का ये एक तरीका ढूंढा गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा वालों को भी नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इस तरीके का जनता से जुड़ा हुआ काम करके दिखाना चाहिए, लेकिन भाजपा वाले नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जगह जगह पर शोर मचाते हैं दोस्तों, ढोल पीटते रहते हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हैं, लेकिन आम जनता के बारे में सोचते नहीं है। और यही एक ऐसी पार्टी जो आम जनता के बारे में विचार कर रही है और दूसरी पार्टी जो आम जनता की जगह अपने जस्ट और अपने ही स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। दोनों में अंतर सामने आता है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कर्नाटका के अंदर विधान परिषद के 7 सीटों को लेकर मतदान बीते दिन हो गया दोस्तों और कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें जीत ली। लेकिन इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि कांग्रेस पार्टी को 2 नेताओं ने जो समर्थन किया, ये पार्टी के लिए मजबूत स्थिति को आगे बढ़ाता है दोस्तों। आपको बता दें कि जो विधायक है एसटी सोमशेखर और शिवराम हेबार, जो भारतीय जनता पार्टी में जाने माने चेहरे माने जाते थे, वे दोनों के दोनों कांग्रेस पार्टी के साथ में आए। और बीजेपी वाले बोल सकते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी बीजेपी के विधायकों का समर्थन ले रही है तब वो ये नहीं कहते कि पैसे की खरीद फरोख्त की गई है, यानी विधायकों की खरीद फरोख्त की गई है। ये मामला
विधायकों की खरीद फरोख्त का इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी के ये दोनों विधायक पार्टी से गुटबाजी के कारण बागी हुए थे दोस्तों, और भाजपा ने इन दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। इसके बाद इन्होंने कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का ऐलान किया क्योंकि वोट तो देना ही था, तो इन्होंने कांग्रेस के साथ जाने का फैसला लिया है। जब बीजेपी की खुद की लड़ाई में भाजपा के खुद के लोग टूटकर कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, तो ये खरीद फरोख्त नहीं है जो भाजपा के लोग बड़े बड़े उद्योगपति को उतारकर चुनाव में हृदय परिवर्तन के लिए नोटों का इस्तेमाल करती है। तो ये कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की विचारधारा का मूल अंतर है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी किसी उद्योगपति को लाकर यहाँ पर तोड़फोड़ नहीं कर रही है, बल्कि भाजपा खुद ही ढह जा रही है, तो उसका समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। यही अंतर है दो तरीके के हृदय परिवर्तन में। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक कहावत है, चट मंगनी पट बिहा, यानी तुरंत तुरंत मंगनी कराई गई और तुरंत तुरंत शादी करवा दी गई। और कुछ ऐसा ही मामला शिवसेना यूबीटी के सांसदों से जुड़ा हुआ सामने आया है दोस्तों। शिवसेना यूबीटी के सांसद जो 6 सांसद बागी हुए हैं, जिनको उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हमारी पार्टी के द्वारा 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है और आप सब सांसदों को आना पड़ेगा। अगर आप बैठक में नहीं आए जो संसद भवन के अंदर आयोजित हो रहा है, तो आप लोगों के खिलाफ एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। बाद में पता चलता है कि इस धमकी के बावजूद 9 में से 6 सांसद नहीं आए दोस्तों, और 6 के 6 जो सांसद नहीं आए उन सबको सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है, जिसमें संजय देशमुख का नाम है, संजय जाधव और संजय दीन पाटिल का नाम है, श्री नागेश पाटिल का नाम है और ओम राज्य निबालकर के साथ साथ भाऊ साहेब का नाम है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये 6 के 6 सांसद है जिन्होंने पलटी मारी है, और अपने संसदीय क्षेत्र में अब ये लोग जाएंगे। तो शिवसेना यूबीटी के लोग कह रहे हैं उद्धव ठाकरे और उनके साथ ही संजय राउत का कहना है कि क्षेत्र के अंदर इनका जोरदार तरीके से विरोध होगा, लेकिन इन्हीं विरोध के दावों के बीच में वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी इन लोगों को उपलब्ध करवा दी गई है दोस्तों। गृह मंत्रालय की ओर से आदेश जारी करते हुए प्रायोरिटी बेस पर ये कहा गया है दोस्तों। आप लोग इस पर जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट पेपर में हुई धांधली और उसे प्रभावित छात्रों को न्याय दिलाने के लिए छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की है दोस्तों। इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के युवाओं और पीड़ित छात्रों से संवाद स्थापित कर उनकी समस्या और सुझाव और अनुभवों को समझते हुए आगे की रणनीति तैयार करने हेतु प्रदेश के प्रभारी श्री बारमेर हरीश यानी हरीश चौधरी के अनुमोदन उपरांत युवा मामलों की समिति का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है, यानी जीतू पटवारी कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर छात्रों की आवाज को और अधिक बुलंद करेंगे। इस अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए छात्रों को न्याय दिलाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये जो संगठन बनाया गया है दोस्तों, प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री हरीश चौधरी के नेतृत्व में, तो इससे पता चल रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी युवाओं के प्रति जागरूकता दिखा रहे हैं दोस्तों। युवाओं के मुद्दे को लेकर पूरी टीम बनाई जा रही है और कमेटी का गठन करने के कारण भी यही है कि युवा मामलों की अलग से कमेटी है और युवाओं के ही मुद्दे उठाए जाएंगे दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं एकदम सही दिशा में कांग्रेस पार्टी संगठन के विस्तार को लेकर जा रही है, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में टूट की खबरों के बीच में सपा और सुभाषपा में वार पलटवार लगातार जारी रखा हुआ है दोस्तों, जिससे और ज्यादा तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने राजभर को जवाब देते हुए दावा किया कि एनडीए में केवल पिता पुत्र यानी ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे को ही टिकट मिल पाएगा, उन्हें भी कमल के निशान पर भी चुनाव लड़ना पड़ेगा। और यही नहीं, उन्होंने सुभाषपा के समाजवादी पार्टी में विलय को लेकर भी इशारा किया है दोस्तों। सपा के प्रवक्ता फकरुल हसन ने ओम प्रकाश राजभर को मसहरा बताया और कहा कि उन्होंने अफवाहें फैलाई है, झूठा सूचना तंत्र काम करता है। और सपा के नेता ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर इस तरह अफवाहें इसलिए फैला रहे हैं क्योंकि उन्हें अपनी और अपने बेटे की राजनीति को बचाना है। यही नहीं, उन्होंने टिकट के नाम पर जो एडवांस ले रखा है वो भी उन्हें बचाने की कोशिश करनी है। सपा के नेता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि झूठी सूचना तंत्र प्लस अफवाह तंत्र, अति गंभीर मीडिया के कॉकटेल से एक मसहरे नेता की दुकान चल रही है। इतनी गंभीरता से मीडिया जनता के मुद्दे उठाती तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को 180 देशों की सूची में 157वां स्थान प्राप्त नहीं होता। साथ साथ दोस्तों जितनी भी स्थानीय पार्टियां हैं जो बीजेपी को ओबीसी वर्ग का वोट दिलवाती है, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो या फिर सुभाषपा पार्टी हो या फिर निषाद समाज पार्टी हो दोस्तों, ऐसे में अब इन सारी पार्टियों को एक्सपोज करते हुए एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट ये है कि दैनिक भास्कर ने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी छोटी पार्टियां हैं उन सब का स्टिंग ऑपरेशन किया है और ये पता करने की कोशिश की है कि आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या रेट चल रहा है इनके टिकट का, यानी कितने करोड़ रुपए लेकर ये टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों टिकट बेचने के इस पूरे खेल का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें सुभाषपा पार्टी यानी ओपी राजभर की पार्टी सबसे ज्यादा 12 करोड़ रुपए मांग रही है दोस्तों, जबकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी 8 करोड़ रुपए चुनाव लड़ने के लिए मांग रही है और जो निषाद पार्टी है, संजय निषाद की पार्टी दोस्तों, वो केवल 5 करोड़ मांग रही है। तो इस
रिपोर्ट के सामने आने के बाद अखिलेश यादव ने ये जो पिछड़ा वर्ग के वोटों को बीजेपी के पक्ष में डालने वाली पार्टियां हैं, यानी जो छोटी छोटी पार्टियां बनाकर अलग अलग ओबीसी समुदाय वर्ग के लोगों को बीजेपी के लिए वोट करवाते हैं, उन सब पर निशाना साधते हुए कहा कि भास्कर ने तो सूरज ही डुबा दिया, बीजेपी तो अपनी सहयोगी पार्टियों का ही काला चिट्ठा खुलवा रही है, क्योंकि भाजपा को इन दलों के नेताओं से नहीं, उनसे जुड़े हुए 2-4 हजार वोट है, बस उनसे मतलब है इनको। जब ये तीनों बदनाम हो जाएंगे तो इनसे जुड़े समाज से कहेगी बीजेपी की देखो तुम्हारे नेता कितने भ्रष्ट हैं, ये तुम्हारा ख्याल नहीं रखेंगे, इसलिए तुम इन्हें नहीं सीधे हमको वोट दो। अखिलेश यादव आगे कहते हैं कि सच तो ये है कि बीजेपी इन सबको बदनाम कर रही है और भाजपा भी गलतफहमी में है कि वे अब पीडीए समाज एक मुक्त रूप से पीडीए की जीत के लिए हमें ही वोट देगा। भाजपा ने आज फिर साबित कर दिया है कि वो किसी की सगी नहीं है और जो करते हैं अपने कबीले से दगा, उनका भला और कौन होगा सगा, तीनों की राजनीति खत्म, भविष्य भस्म। अब अखिलेश यादव इस पूरे मामले को लेकर इन्हें छोड़ने के मूड में नहीं है दोस्तों, और सबको पता है कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए अमित शाह ने इन पार्टियों को उभारा है, चाहे सुभाषपा पार्टी हो या अपना दल एस हो या फिर निषाद पार्टी हो दोस्तों, और आरएलडी पार्टी, ये सब के सब बीजेपी के लिए पिछड़ा समाज के वोट लेकर आते हैं, क्योंकि भाजपा को पिछड़ा समाज के लोग वोट नहीं देते। 24 के अंदर पिछड़ा समाज में एक कुर्मी समाज जब पलटी मारा तो बीजेपी पूरी तरीके से पानी मांगते नजर आई थी, और अगर पिछड़ा वर्ग के अन्य समाज के लोगों ने भी पलटी मार दिया तो भाजपा का खेल 27 में खत्म हो जाएगा दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि बीजेपी के लोग अब इन पार्टियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव जो ये दावा कर रहे हैं, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच में हालिया एक बैठक हुई है दोस्तों, जिसमें संगठन के अंदर बड़े बदलाव किए गए हैं। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक निर्णय की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बता दिया गया है कि आखिर किस दिशा में यह फैसला लिया जाएगा। जो अपडेट है वो ये कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को पंजाब और उत्तराखंड से जुड़े हुए संगठन के कार्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी देने की तैयारी हो गई है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से ये एक महत्वपूर्ण चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में मिली हार से सबक लेकर वापसी करनी है। ऐसे में संगठन में बड़े फेरबदल के साथ ही पंकज चौधरी को जिम्मेदारी दी गई, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया और अब प्रभारी के तौर पर नियुक्त किए जा सकते हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। ऐसे में दोस्तों अब देखना यह होगा कि आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजे किस तरीके के होते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, और संघ के लोग भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जैसे तैसे अपना किला बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर उत्तर प्रदेश का किला ढहा तो फिर देश के अंदर हालत खराब होने में टाइम नहीं लगेगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कथित ऑपरेशन टाइगर पर पलटवार करते हुए कहा कि अब उनकी पार्टी ऑपरेशन तुड़वा यानी ऑपरेशन कुलचना पीटना शुरू करेगी, और संजय राउत ने साफ तौर पर बागी सांसदों को बोल दिया है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता जो करेंगे उसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। राउत ने यह भी कहा कि अगर हिम्मत है तो बिना सुरक्षा के और बिना ईडी सीबीआई के मैदान में उतर कर दिखाओ। बागियों को भारी भरकम सुरक्षा दी गई है, यानी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी बीजेपी ने दी है दोस्तों। अब सिर्फ बीजेपी फौज को उतारना बाकी रह गया है। इनकी सुरक्षा को लेकर इतना डर क्यों रही है भाजपा? इनको सांसदों को बोले कि नहीं अपने क्षेत्र के अंदर जाए, हम भी इनका इंतजार कर रहे हैं। संजय राउत ने आरोप लगाया कि सांसदों को 25-25 करोड़ रुपए दिए गए, उन्हें भारी सुरक्षा के बीच में लीला होटल से जयपुर शिफ्ट किया गया। उन्होंने कहा कि इतना डर क्यों है इन लोगों को। संजय राउत ने बीजेपी के नेता गिरीश महाजन के कथित बयान का हवाला दिया, जिसमें कहा कि ईडी सीबीआई उनके हाथ में अगर आ जाए तो आधे घंटे के अंदर गिरीश महाजन को भी तोड़ सकते हैं। यानी भाजपा के नेता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और अपने आप को भाजपा ही बताते घूम रहे हैं, जिस दिन ईडी सीबीआई विपक्ष के हाथ लग गया उस दिन ये सबके सब अपने आप को सेकुलर बताते हुए भाजपा से किनारा करते हुए नजर आएंगे। और ये सब पावर का खेल है दोस्तों। सबको पता है कि सीबीआई ईडी जिसके पास होगा, जिसके पास 10,000 करोड़ का बजट होगा, पार्टी का बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा मिल रहा होगा, तो वो हर तरीके के पावर का इस्तेमाल करेगा, चाहे पैसे वाला पावर हो यानी सॉफ्ट पावर हो या फिर हार्ड पावर हो, चाहे संस्थान के द्वारा छापे मरवाने का मामला हो या फिर तरह तरह से अन्य दबाव की चीजें करनी हो। तो ये सबको पता है दोस्तों कि ये सारा पावर गेम है, और इसीलिए विपक्ष के नेता इस मामले को लेकर बीजेपी को चेतावनी दे रहे हैं। और सबको पता है कि समय का पहिया आज नहीं कल तो पलटेगा ही पलटेगा। इसी के साथ में दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरा मोर्चा बनने की तैयारी शुरू हो गई है। जो अपडेट है वो ये कि यूपी में राजनीतिक तौर पर एक नई हलचल देखने को मिल रही है दोस्तों। पूर्व कैबिनेट मंत्री अपनी जनता पार्टी के संस्थापक स्वामी प्रसाद मौर्य ने नगीना से सांसद आजाद समाज पार्टी कांशी राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की है दोस्तों। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलाकात को औपचारिक बताते हुए राजनीतिक गलियारों में अब चर्चाओं को तेज कर दिया है दोस्तों। जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि वो हर तरीके के गठबंधन को टटोल रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर AIMIM यानी मीम पार्टी अकेले चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी, बल्कि उन सब लोगों को साथ में रखा जाएगा जो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के तहत काम करते हैं। और इसीलिए
लिए ऑप्शन टटोला जा रहा है। दोस्तों अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ होता है, लेकिन ये मुलाकातें होनी शुरू हो गई है। तो आप लोग इस पर जो भी राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के नेता जहांगीर खान को लेकर ये अपडेट है दोस्तों की 9 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी। बाद में पुलिस ने उनके गढ़ फाल्टा के अंदर 3 बार उनको घुमाया है और बीजेपी की सरकार और पुलिस का दावा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों के मन में जो एक डर है जहांगीर खान को लेकर वो हटाया जाए। लेकिन एक व्यक्ति को बार बार सड़कों पर आधे कपड़ों में जो घुमाया जा रहा है दोस्तों, ये साफ तौर पर एक व्यक्ति के एक तो निजता का अपमान है, दूसरा उसकी प्रतिष्ठा का अपमान है। दोस्तों हर व्यक्ति को एक डिग्निटी चाहिए होती है, यानी अगर कोई व्यक्ति अपराधी है या नहीं है ये तो कोर्ट में तय होगा। और दूसरा पुलिस वाले जो खुलेआम एक तरीके से गैर कानूनी काम कर रहे हैं दोस्तों, इस मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश भी सामने आया है। दोस्तों हाईकोर्ट ने भाजपा की सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि नियमों और परिस्थितियों पर रिपोर्ट हमको लाकर दीजिए। न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उस पर मुकदमा चलाइए, लेकिन जानबूझकर मानहानि या अपमान नहीं किया जा सकता। पुलिस अपने कार्यों का बचाव करते हुए कहती है कि ये पूरी तरीके से जांच संबंधी कार्रवाई है जिसका उद्देश्य अपराध स्थल का पुनर्निर्माण करना है। अधिकारियों ने अनौपचारिक रूप से कहा कि ये आरोपी के आसपास फैली हुई धारणा को तोड़ना चाहते हैं। इसको लेकर अभी तक बनाए हुए जो धारणाएं हैं उसको तोड़ने की कोशिश है। कुल मिलाकर दोस्तों लोगों के मन में जो भय है, जो डर है, उसको हटाने का प्रयास है। सवाल ये है कि जब ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट ये तय करेगा कि कौन अपराधी है या नहीं है, तो ये पुलिस वाले खुद से कैसे तय कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत